अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 12.7 स्टार्ट करना है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स के हवाले से है। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो चैप्टर में हमने टॉपिक्स पढ़े थे याद करवाऊं, तो हमने उनमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि जैसे किसी भी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, इसी तरह से जब हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैग्नेट के हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द वो रीजन, एरिया या स्पेस जिसमें अगर आप कोई और मैग्नेट रखें तो वो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकें। दैट कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट कैन बी फोर्स ऑफ रिपलियन। तो उस स्पेसिफिक रीजन या एरिया या स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स को स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर बात करनी है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस करनी है। ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियसली हम ये बात पढ़ चुके हैं, अगर हम उसी बात को थोड़ा सा रिवाइज करें तो देखें ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर में से हम कहते हैं ये करंट की डायरेक्शन है, इस तरफ से जो है वो करंट सम अमाउंट ऑफ करंट आई जो है वो इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। तो हमने चैप्टर में प्रीवियसली यही सीखा हुआ है ना कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करना शुरू करता है तो करंट के पास करने की वजह से उस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाती हैं। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती हैं। ठीक है, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को की डायरेक्शन को अगर आपने देखना होता है तो इनकी डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, और वो राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि अपने राइट हैंड में जो करंट की डायरेक्शन है, अपने थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रख लेते हैं और अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स की मदद से कंडक्टर को अपने हाथ में आप ग्रैस्प करते हैं, होल्ड करते हैं। तो जो आपकी 4 फिंगर्स होती हैं ये आपको करंट की डायरेक्शन बताती हैं। यानी कि अगर मैं इस केस में देखूँ तो ये मेरा राइट हैंड है और ये हमारा कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन हो गई। और यूँ जब मैं इसको होल्ड करूँगी तो देखें मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसमें अब मैंने यूं होल्ड किया तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, यानी कि मैंने ये एरो लगाया और कंडक्टर की ये जो साइड है इसमें फिंगर्स मेरी तरफ को मूव कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये हो गया। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं ना, तो हम फिर रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से करते होते हैं। ठीक है, एक जो है वो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इनटू द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और एक जो है वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आउट ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन टर्म्स ऑफ डॉट और क्रॉस अगर हम बात करें तो इस तरफ जो कंडक्टर की ये वाली साइड है, राइट हैंड साइड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करूँगी, और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर आपको याद आ रहा हो तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था ना एम्पेयर्स लॉ की थोड़ी सी डेरिवेशन की थी। ये शायद चैप्टर में दूसरा हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम इस कंडक्टर के इर्द गिर्द कंपस नीडल प्लेस करना शुरू कर देंगे। कंपस नीडल का नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। जब आप इसके इर्द गिर्द कंपस नीडल रखेंगे तो कंपस नीडल अपने जो डिफ्लेक्शन शो करेगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी। इसका मतलब है उसकी डिफ्लेक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स आप मार्क करेंगे। जब आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगर इस कंडक्टर में से करंट पास होना ख़त्म हो जाए, इसका मतलब है कंपस नीडल में किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। जब डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी तो इट्स मीन ये है कि उस वक्त इस कंडक्टर के गिर्द किसी किस्म की कोई मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं हो रही है। ठीक है, अजान की वजह से मैंने 1 सेकंड का पॉज लिया था।
हम बात कर रहे थे कि अगर इस कंडक्टर के इर्द गिर्द हम कंपास नीडल रखते हैं ना, तो कंपास नीडल जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप की डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगी, यानी कि उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। अगर आप उस डिफ्लेक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क करते हैं और आपस में आप इनको कंबाइन करवाते हैं तो आपको जो है वो सर्कुलर पैटर्न इस मैग्नेटिक फील्ड का मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि थ्योरी में हमने पहले भी ये बात सीखी हुई है, दोबारा से हमने उसी बात को रिपीट किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में एस्टैब्लिश होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, और राइट हैंड रूल की क्या स्टेटमेंट है वो मैंने आपको बताया कि अपने राइट हैंड में थंब जो है उसको करंट की डायरेक्शन में रखें और कंडक्टर को अपने हाथ में होल्ड करें, तो आपकी जो फिंगर्स हैं, कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए फिजिक्स में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना काम हमें बताया था, जिसमें मैक्सवेल का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के हवाले से बात करें तो बायोट एंड सर्वर्ट ये साइंटिस्ट थे जिनके लॉ को इस्तेमाल करके या जिनके काम को इस्तेमाल करके हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करते होते हैं। अभी हम इसके मैथमेटिकल फार्मूला पर बात करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सर्वर्ट लॉ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ करंट के। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल्स टू नहीं है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डिवाइडेड बाय R। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इक्वेशन में हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं जब हम, तो इक्वेशन में कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इस्तेमाल करते हैं और 1 बाय आर आ जाएगा। इसको आप कंबाइन कर लें तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये मैथमेटिकल फार्मूला है फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, और इसमें ये जो म्यू नॉट है ना, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको हम इन अदर वर्ड वैक्यूम परमिएबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये जो है वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और परमिएबिलिटी होती क्या चीज़ है कि ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको एक्सप्लेन करके बताती है कि वो मटेरियल अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है कि वो पास कर जाएं, गुजर जाएं, यानी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई भी मटेरियल अपने अंदर से गुजरने देता है। ये उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, बस ये सिंपल सा टॉपिक था जिसमें आपने ये बातें याद रखनी है कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, और एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए हम जो है वो फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला जो इसके कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर है। ठीक है, सेकेंड जो इसी का सब टॉपिक है उसमें वो हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू फ्लैट सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अब वो हमें कह रहा है कि हमारे पास, ये हमने स्ट्रेट कंडक्टर की बात की है ना, अब वो आपसे कहता है कि ये जो हमारी स्ट्रेट कंडक्टर या जो स्ट्रेट वायर है ना, इसको आप बेंड करके अगर सर्कुलर शेप में बना देते हैं, इसकी शेप को आप सर्कुलर कर देते हैं, तो फिर उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का किस किस्म का पैटर्न होगा और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, वो आपकी बुक में आपको बता रहा है कि आपने इस तरह से उसको सर्कुलर पैटर्न में कॉइल को या वायर को बेंड कर लेना है, और ज़ाहिर बात है अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ने सेटअप होना है तो फिर उसके लिए हमें इसको बैटरी या पावर सप्लाई सोर्स के साथ अटैच करना पड़ेगा सो दैट कि इसके अंदर से करंट पास हो सके। तो देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये मैंने जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में पहले भी सीखा था, ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर हम जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से नेगेटिव की तरफ करंट की डायरेक्शन लेते हैं, जिससे कि हम कन्वेंशनल करंट कह रहे होते हैं। तो देखें, यहाँ से करंट मूव करना स्टार्ट करेगा, ये इस तरह से, ये जो है वो हमने करंट की डायरेक्शन बता दी है। ठीक है, अब आपने, ये तो बात हमें पता है ना कि ये हमारी सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने चेक करना है, उसकी डायरेक्शन आपने चेक करनी है, तो देखिए उसके लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे कि देखें, ये वायर का ये जो हिस्सा है
इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में अलाइन करके वायर को यूँ ग्रैस्प कर लूँ, तो देखें इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में सेटअप हो जाएगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड को देखें, आप गौर से देखें, ये मैंने वायर को ग्रैस्प किया, होल्ड किया, तो इस साइड से जो मेरी फिंगर्स हैं वो इनटू द बोर्ड जा रही हैं, यानी कि हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इस साइड से देखें फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ही करंट यहाँ से आगे मूव करना शुरू कर दे, अब यहाँ से देखें करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ को मूव कर रही है ना, इसका मतलब है थंब ये करंट की डायरेक्शन में हो गया, और यहाँ से अगर हम वायर को ग्रैस्प करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हो जाएगा। तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेटअप होंगी वो यूं हम वायर को पकड़ रहे हैं, तो इस तरफ से जो करंट है वो इनटू द प्लेन है और इस तरफ से बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है। तो इनटू द प्लेन के लिए स्टूडेंट्स हम क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, और आउट ऑफ द प्लेन के लिए हम डॉट की रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी बुक में आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आप अगर देखेंगे तो वायर के एक तरफ यानी कि पॉजिटिव एंड से जो करंट जा रहा है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेगी, और यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेगी। आप नोटिस करेंगे ये, अगर हम लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो आप नोटिस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉर्नर में भी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, इस कॉर्नर में भी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे जैसे आप वायर के इस पोर्शन से या वायर के इस पोर्शन से दूर मूव करना शुरू कर देते हैं ना, किस तरह से कि आप बिल्कुल इस कॉइल के सेंटर में आ जाते हैं, तो यू विल नोटिस दैट कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर फार्मूला देखें ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमने इसमें यही देखा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब है इन्वर्स रिलेशनशिप क्या हुआ कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो देखिए जैसे जैसे हम यूँ दूर मूव करेंगे ना, ये सर्कल्स में यूँ दूर मूव करेंगे, तो देखिए रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है उस पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिलेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, और बाकी जो है वो इन दोनों के इर्द गिर्द हमें मैग्नेटिक फील्ड सेम उसी तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ फ्लैट सर्कुलर कॉयल अगर आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला होता है μ0I डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है। ये आपकी बुक में सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है, इसकी काफ़ी लॉन्ग डेरिवेशन है। ये जो एम्पेयर्स लॉ से या बायोट-सावर्ट लॉ से हम ये जो फार्मूला लेते हैं ना, इस पर अगर हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये फार्मूला आता है। तो आपके कोर्स में चूंकि इसकी जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म है और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी जस्ट एक अद में ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया। अब अगर किसी को इसकी डेरिवेशन चाहिए तो फिर आप मुझे बताएं तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी, अदरवाइज़ वो काफ़ी लंबी डेरिवेशन है, आपके कोर्स में वो डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड डिस्कस करनी है। जी थर्ड जो इसमें हमारा सब टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड होती क्या चीज़ है। तो देखिए सोलेनॉइड हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट कंडक्टर है, जब आप उस स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर को यूं वाउंड करना शुरू करेंगे इन सच अ वे कि उसके अंदर लूप्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त हम उसको वायर नहीं बल्कि एक सोलेनॉइड का नाम देते हैं। जैसे कि ये देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। ये वायर थी, इसको मैंने जो है वो इस तरह से वाउंड करना शुरू कर दिया, तो अब जो है वो एक सोलेनॉइड की शेप इसने इख्तियार कर ली है, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है इस सोलेनॉइड के इर्द गिर्द अगर मैग्नेटिक फील्ड ने सेटअप होना है तो मैग्नेटिक फील्ड के सेटअप होने के लिए हमें इसको बैटरी के साथ लगाना पड़ेगा,
और बैटरी के साथ आप जैसे ही अटैच करेंगे तो फिर इसके ये जो लूप्स हैं ना, इन लूप्स के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी भी वही बात है कि अगर आप इस सोलेनॉइड में अपर पोर्शन पर या लोअर पोर्शन पर देखेंगे ना, मतलब ये जो लूप है इन लूप्स के अपर पोर्शन पर देखेंगे या लोअर पोर्शन पर देखेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यूं सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इन बिटवीन ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, इस सेंटर वाले पोर्शन के पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा स्ट्रेट पास करती हुई या एक दूसरे से पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और सोलेनॉइड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो सोलेनॉइड है ना, ये बिल्कुल एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। परमानेंट मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है कि मैग्नेट का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती हैं। तो जब हम सोलेनॉइड को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो करंट के पास करने की वजह से ये सोलेनॉइड जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, हैविंग इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, और अगर आपको इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल को देखना होता है ना, तो फिर उसके लिए हम डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को अलाइन करें। फॉर एग्जांपल ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये देखिए यूं करंट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप यहाँ से इसको अपने राइट हैंड में करंट की डायरेक्शन में पकड़ेंगे और ये, तो जिस तरफ आपका थंब होगा वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये हो गया नॉर्थ और ये वाला जो हो गया ये सोलेनॉइड का हो गया साउथ पोल। ठीक है, और अभी तो मैंने यूं इसको पकड़ा ना, अब देखिए करंट की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर दें, यानी कि ये वाला बैटरी का नेगेटिव पोल हो जाए, ये वाला बैटरी का पॉजिटिव पोल हो जाए, इसका मतलब है फिर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फिर हम यूं इसको अपने हैंड में होल्ड करेंगे तो ये वाला जो पोल होगा ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, यानी कि जिस तरफ थंब पॉइंट कर रहा होगा, और ये वाला जो पोल होगा ये इसका साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला वही होता है बायोट-सावर्ट लॉ से जो हम लेते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, इसमें ये जो 2πr वाला फैक्टर है ना, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसको हम बास कंडीशंस में एल के इक्वल भी लेते हैं, लेंथ के इक्वल भी लेते हैं। ठीक है, वैसे तो सर्कमफेरेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सम टाइम डेरिवेशन के लिए बुक्स में इसको एल से भी रिप्रेजेंट किया होता है, तो हम फिर लिख लेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई एल। अब देखिए हम लिखते हैं फॉर अ सोलेनॉइड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक टर्न होगा, मतलब एक लूप बन रहा होगा, तो फिर तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना। अगर 10, 12 या 15 बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं तो फिर हम लिखेंगे B इज इक्वल्स टू एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये स्मॉल n के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं ना, सिंस स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाय L, तो B इज इक्वल्स टू N म्यू नॉट आई। ये जो है वो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फार्मूला बन गया। यानी कि अगर आपने किसी भी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो फिर हम उसके लिए इस फार्मूले को यूज़ करके और मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बुक में इन तीनों ये जो सब टॉपिक्स हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी हुई है, जस्ट आपको इनकी फार्मूला, डेरिवेशन और जिस रूल को यूज़ करके हम इनके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स को देख सकते हैं वो रूल आपने अपने माइंड में रखना है। जैसे राइट हैंड रूल ही ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं, तो और एक इनका मैथमेटिकल फार्मूला जिसको हम जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करके किसी भी स्पेसिफिक जैसे कंडक्टर है या सोलेनॉइड है या सर्कुलर कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे।